The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. जीआईटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आवाज आप लोगों को सब लोगों को साफ आ रही होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और हमने जो है लास्ट सेशन में इन कॉन्सेप्ट को देखा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट ये बताता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसको एक मनी यानी रुपीज अमाउंट में मेजर किया जा सके। ठीक, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उनको हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ईच एंड एवरी केस में जो हमारा बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है और जो हमारा बिजनेस का ऑनर है वो एक अलग एंटिटी है, यानी प्रोप्राइटर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस का ऑनर एक अलग एंटिटी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये अगला कॉन्सेप्ट ये था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमको ये बताता था कि बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहेगा ऐसा एज्यूम करके हम अकाउंटिंग करते हैं, यानी बिजनेस में जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस एक हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, नियर फ्यूचर में उसको बंद होने की कोई संभावना नहीं है। अगला कंसेप्ट जो है वो हमारा है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये बताता था कि किसी भी बिजनेस को उसके जो बिजनेस में एसेट्स हैं उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि करंट वैल्यू में जो उसकी कॉस्ट आ रही है उसकी। जैसे कोई एसेट्स है, अगर उसको 2 साल पहले मैंने 2 लाख रुपए में खरीदा, ठीक, और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 3 लाख रुपए होगी, तो आज की करंट डेट के हिसाब से उसको हम 3 लाख रुपए में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी जितने रुपए में उसको परचेज किया था उस कॉस्ट को मानकर ही चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बताता था कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के सभी ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, यानी 2 हिस्से हैं, 2 पक्ष हैं, जिसमें एक पक्ष हमेशा डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, और ये डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के बिल्कुल बराबर होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है। यह कॉन्सेप्ट हमको ये बताता है कि हमें जो बिजनेस के फाइनल रिजल्ट तैयार करने होते हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो भी हमको फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं वो फाइनल स्टेटमेंट्स एक निश्चित टाइम इंटरवल के अंतर्गत रखना है, और यह टाइम इंटरवल एक अकाउंटिंग पीरियड से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे हम बिजनेस के अलग अलग टाइम पीरियड में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकें, उनको आसानी से मेजर कर सकें और अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा बताता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा सुनिए। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक निश्चित टाइम इंटरवल के भीतर अवश्य तैयार कर लेना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वह 1 साल से बड़ा, उसको एक साल के भीतर ही रखना चाहिए। यानी हमारा टाइम इंटरवल जो होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड है, वो 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम साल भर का हो सकता है। ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि 2 साल का पूरा अकाउंटिंग लेकर फिर हम एक फाइनल रिजल्ट बनाएं कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस। जितने ही छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड करके हम जो है रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा हमको कंपेयर करने में। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी तक हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हमको डिटेल में समझना है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक है। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट है और जो अपना जो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, ये विशेष रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग करते समय करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट के लेसन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है,
ये पहले आप लोगों के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, अभी रिसेंटली में इसको जोड़ा गया है। वो इसलिए जोड़ा गया है कि बगैर कॉन्सेप्ट समझे अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये काफी रिस्की होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको जो है जो बचपन में जोड़ घटाना गुणा भाग ना पढ़ाया जाए और डायरेक्ट कैलकुलेटर दे दिया जाए चलाने के लिए, तो आप चला तो लेंगे बट आपके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, आप कहीं मिस्टेक को चेक नहीं कर पाएंगे, जजमेंट नहीं ले पाएंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वह रिजल्ट सही है या गलत है। कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हमको सारे काम करने होते हैं। तो हम लोग का डिस्कस करने का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइसेज वाउचर्स के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक, अगर अपने बिजनेस में कोई भी एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो परचेज की एंट्री है, चाहे सेल्स की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है, रिसीट की एंट्री है, अगर हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो वह एंट्री जो है किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होना चाहिए। हम एज्यूम करके किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि एज्यूम कर लीजिए कि आज मैंने जो है 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, ऐसे एज्यूम करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर अपने बिजनेस की ऑडिटिंग करानी होती है। ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ? निरीक्षण कराना। इसमें होता क्या है, हम किसी थर्ड पार्टी सीए को जो है हायर करते हैं, वो सीए आते हैं और हमारे बिजनेस की सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। अच्छा, किसी ट्रांजेक्शन में अगर उनको डाउट होता है तो उसका एविडेंस वो मांगते हैं और हमें वो एविडेंस देना होता है। उन्होंने बोला भाई ये परचेज की एंट्री आपने कर रखी है, जरा इसका हमको इनवाइस दिखा दीजिए। तो इसीलिए जो है ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिससे हम जो है फेक एंट्री जिसमें ना कर सके। यानी अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कोर्ट ऑफ लॉ में भी मान्य हो, कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई बात होती है, कोई लीगल बात आती है, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी उसको एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकें, जिसको कोई इनकार ना कर सके उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हर एक ट्रांजेक्शन सपोर्टेड होना चाहिए किसी ना किसी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के। जैसे अभी करंट में जीएसटी का नियम लागू है पूरे देश में, तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कर रहे हैं, उसके लिए जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आपके पास जब टैक्स इनवाइस होगा या बिल ऑफ सप्लाई होगा, तब आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर सकते हैं। अब किसी ने हमको अगर चालान बनाकर दे रखा है, उस चालान के आधार पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर उसकी एंट्री करेंगे तो वो चीजें हमको ऐड करनी है, वो गलत होगा, क्योंकि चालान को हम एक लीगल एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए इनवाइसेस को और वाउचर्स के आधार पर ही हमको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सिर्फ उन्हीं वाउचर्स को कंसीडर करना है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, जिन्हों कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस के रूप में रखा जा सके। ठीक, ये कॉन्सेप्ट इतनी ही चीज आपको बताता है। ठीक, क्लियर समझ में आ गया सबको? अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उसकी मैचिंग कराना अनिवार्य होता है। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हम जितना प्राप्त करते हैं रेवेन्यू, यानी मेरी इनकम जितनी है, उसमें हमको ये देखना होता है कि उस रेवेन्यू को पाने के लिए मैंने एक्सपेंस कितना किया। उस आधार पर ही उस आधार पर ही हम जो है अपने बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। देखिए,
अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन ओपन हुआ है। इस प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान से देखें। ये हमको बताएगा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा कैसे होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात, हम जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट बनाते हैं वह फिक्स अकाउंटिंग पीरियड के लिए रहता है। तो यहाँ पर मैं जनवरी 2020 में होने वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। जनवरी 2020 में, यानी केवल जनवरी में जो कॉन्सेप्ट हमारे, केवल जनवरी के महीने में जो ट्रांजैक्शन होंगे, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। जनवरी के महीने में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ, यहाँ पे लिखा गया है, हम परचेज कर रहे हैं 10 बुक्स, 10 बुक्स को परचेज कर रहे हैं एट द रेट 100, जिसका दाम 100 रुपए है। यानी एक किताब का दाम 100 रुपए है। इस तरह से हम 10 किताब खरीद रहे हैं, तो टोटल वैल्यू हो गई 1000 रुपए। कब परचेज कर रहे हैं, जनवरी मंथ में। चलिए, दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, जो 10 किताबों को मैंने खरीदा था उसमें से 5 किताब को हम सेल कर रहे हैं। किस रेट से, 150 से। तो जब 5 किताब को हम 150 रुपए के हिसाब से सेल करेंगे तो हमको 750 रुपए का रेवेन्यू आ गया। अब यहाँ पर सबसे जो कॉमन चीज दिमाग में आती है, आप लोग ध्यान समझेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। हमें ये एज्यूम हो रहा है कि मेरा जो रेवेन्यू आया वह रेवेन्यू है ये 750 रुपए, ये मेरा हो गया रेवेन्यू। और जो मैंने खर्च किया वो मैंने किया 1000 रुपए, यानी ये हो गया एक्सपेंस। अब इस आधार पे अगर हम प्रॉफिट निकालें, हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाया था शुरू पे, एक पहले या दूसरे क्लास में, तो हमने बताया था द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। यानी रेवेन्यू का वह एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सपेंस से ज्यादा हो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर हम इस तरीके से प्रॉफिट निकालें तो हमारा रेवेन्यू था 750 रुपए और उसमें से हम घटा देंगे 1000 रुपए, तो हमारा कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा ना। यानी हम ये बोल देंगे कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो माइनस 250 आ रहा है, यानी हमारे बिजनेस में 250 रुपए का लॉस हो रहा है। ऐसा कह सकते हैं। क्या यह सही है, नहीं, यह ऐसा रिजल्ट बनाना गलत। फिर से मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात समझिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी, सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, फिर उस रेवेन्यू को पाने के लिए मैंने एक्सपेंस कितना किया, फिर उस रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाएंगे, तब जाके हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो बताएगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना हुआ। तो यह जो कैलकुलेशन का मेथड था ये गलत है। सही मेथड क्या है उसको देखिए। तो पहले जो भी ये सब चीज बनी है हम उसको हटा दे रहे हैं और आपको आगे ले चल रहे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है, 750 रुपए। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। 5 बुक मैंने सेल किया 150 रुपए के हिसाब से, टोटल मुझे 750 रुपए मिला, यानी मेरा रेवेन्यू कितना है, 750 रुपए। अब नेक्स्ट, टू गेट दिस रेवेन्यू, इस रेवेन्यू को पाने के लिए इनकर्ड एक्सपेंस, हमने कितना एक्सपेंस किया, 500 रुपए किया। क्योंकि ध्यान से समझिए, 5 किताब को मैंने खरीदा था, 10 किताब को खरीदा था 100 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर चूंकि 5 ही किताब हमारी सेल हो रही है, इसलिए 5 किताब में ही हमने कितना खर्च किया वह लेकर चलना है। तो 5 किताब का दाम अगर जोड़ा जाए 100 रुपए के हिसाब से तो 500 रुपए हुआ। आई बात समझ में। यानी टोटल मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, 500 रुपए, और टोटल मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 750 रुपए। अब अगर हम प्रॉफिट निकालें तो
हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाना। तो रेवेन्यू था 750 रुपए, एक्सपेंस था 500 रुपए, और 750 में से 500 रुपए घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 250 रुपए, और यही 250 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। जबकि इसके पहले जो हमने रिजल्ट जो बनाया था वह रिजल्ट ये बता रहा था कि 250 रुपए का लॉस है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट से जब मैंने उसको बनाया तो पता चला कि मुझे 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करते समय सबसे पहले आप ये देखेंगे कि रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस पहले नहीं देखेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना है किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत। अब यह बाउंडेशन अकाउंटिंग पीरियड का भी है, ऐसा नहीं कि हम पूरा जो है साल 2 साल 3 साल का एक साथ लेकर चलेंगे, नहीं, हम एक अकाउंटिंग पीरियड अपना जो भी बनाते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग पीरियड जो है आगे हम लोग मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि हमें बार बार नियम नहीं चेंज करना अपना। ऐसा नहीं हम कंसीडर करेंगे कि पहली बार अकाउंटिंग पीरियड मैंने 1 महीने का बनाया, अगली बार 2 महीने का बनाया, फिर 6 महीने का बनाया, ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे। हम एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे और उसको एक लंबे समय तक इस नियम को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब आपको जो है सबसे पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले आपको अपना रेवेन्यू खोजना है कि हमारे इस ट्रांजेक्शन में, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू कितना हो रहा है। उस रेवेन्यू को पाने के लिए मैंने खर्च कितना किया, फिर उस रेवेन्यू में से उस एक्सपेंस को घटा दिया जाएगा, जो अमाउंट बचेगा ना वही मेरा प्रॉफिट है। आई होप अब आप लोगों को सारी चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चन को पुट अप करेंगे। तो ये था हम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर करेंगे जिस डेट में इनकम रिसीव हो। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाए। यानी हम किसी भी रेवेन्यू को अपने इनकम के रूप में तब मानेंगे, हम किसी भी रेवेन्यू को हम अपने इनकम के रूप में तब मानेंगे जब वह इनकम एक्चुअल में हमको रिसीव हो जाए। हम सिर्फ एज्यूम करके नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए, मैंने 2020 में एक जमीन खरीदी, जिसकी 2000 में एक जमीन खरीदी, ईयर 2000 में मैंने एक जमीन खरीदी जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। अब 2020 में मैं देख रहा हूं कि उस 5 लाख की जमीन की कीमत बढ़कर 20 लाख रुपए हो गई। तो अभी हम 5 की हमने परचेजिंग की थी उस एसेट्स को, और सेल हम उसका वैल्यूएशन कितना है 20 लाख रुपए। इस हिसाब से हमको लग रहा है कि हमको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो मैंने एज्यूम किया कि 15 लाख रुपए का फायदा हुआ, यह मानकर हम अपनी बुक्स में उस 15 लाख की इनकम को शो नहीं कर सकते। तब तक शो नहीं कर सकते जब तक कि हम इस रियल में उस एसेट्स को सेल ना कर दें, यानी उस एसेट्स को रिलाइजल ना कर दें। इसीलिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जब उस एसेट्स को सेल करेंगे, तब जब इनकम जनरेट होगी, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ एज्यूम कर लेने से कि आज की डेट में उस लैंड की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई है, मेरे को तो 15 लाख रुपए का फायदा हो गया, ऐसा एज्यूम करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब रिकॉर्ड हम तभी करेंगे जब एक्चुअल में उस लैंड को हम सेल करें। ठीक, चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
हम लोग आ जाते हैं वापस रिलायसन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस स्लाइड को ध्यान से देखें। रिलायसन कॉन्सेप्ट या रिलायसन कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इसको बोलते हैं। चाहे रिलायसन कॉन्सेप्ट बोलिए चाहे रिलायसन कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलिए, दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी हमको एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर जब दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं तो सबसे पहले एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना होता है। अब जमीन को छोड़ के मेरे बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं सबकी वैल्यू दिन प्रतिदिन घटती जाती है। जैसे एग्जांपल में, अगर आज की डेट में मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा 12,000 रुपए का, अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा, ये सोचकर खरीदा कि अपने बच्चों से मुझे बात करनी रहेगी, तो इसलिए मैंने एक स्मार्टफोन परचेज किया 12,000 रुपए। अब उस 12,000 रुपए की स्मार्टफोन एक करंट वैल्यू उसकी है कितनी, 12,000 रुपए। जो रियल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसकी है वो 12,000 रुपए। अब अगर हम उसको 6 महीने बाद देखेंगे तो क्या उसको 12,000 रुपए उसकी वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। साल भर बाद देखेंगे तो उसकी क्या वैल्यू 12,000 रुपए मिलेगी? नहीं मिलेगी। हो सकता है वो प्रोडक्ट उस समय तक आउटडेटेड हो जाए, उसको कोई परचेज ही ना करना चाहे, उसका कुछ वैल्यूएशन ही ना किया जा सके, लेकिन फिर भी हमें जो है ये राइट्स दिया गया है कि हम अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन करें और करने के बाद फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। कैसे करना है वो चीज समझिए। तो यहाँ पर दो एसेट्स को मैंने कंसीडर किया है। इस समय साल चल रहा है 2020, सॉरी 2000 की बात हम कर रहे हैं। ईयर 2000 में मैंने एक अम्बेस्टर कार खरीदी जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। उस समय उसको मैंने 5 लाख रुपए में 2000 में एक अम्बेस्टर कार की खरीदी जिसकी कीमत है 5,000। मैंने उसी समय में एक लैंड खरीदा, उस लैंड की कीमत टोटल हो गई 10 लाख रुपए। अब जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे, उस बैलेंस शीट में एसेट्स के साइड में हम इस कार को और लैंड को लिखेंगे। मान लीजिए कि 2000 की ये बैलेंस शीट मेरी है। अब जब कार और लैंड को हम जोड़ेंगे तो 5 लाख रुपए ये हो गया, 10 लाख ये हो गया और टोटल मिलाकर हो गया 15 लाख। अच्छा जी, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। हमने अपना कैपिटल भी यहाँ पर बना लिया 15 लाख रुपए, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो गया और ये मेरी बैलेंस शीट हो गई ओके। ठीक, अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हुए हम चले जा रहे हैं ईयर 2020। अब हम लोग आ जा रहे हैं 2020 में। 2020 में क्या हुआ मेरी बैलेंस शीट, उसको मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारी 2020 की बैलेंस शीट। अब जो अम्बेस्टर कार मैंने 2000 में खरीदी थी 5 लाख रुपए, चूंकि आजकल अम्बेस्टर कार का कोई इस्तेमाल कर नहीं रहा है, इसके पार्ट्स का भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो जब मैं इसका वैल्यूएशन करना चाहा तो मैंने पता किया, तो पता करने पर मुझे ये पता चला कि आजकल इस कार का कोई डिमांड नहीं है, तो इसको जो है स्क्रैप की तरह सेल करना पड़ेगा। मैंने स्क्रैप वाले से बात किया कि मेरे पास एक पुरानी अम्बेस्टर कार पड़ी हुई है, क्या तुम उसको परचेज करोगे? उसने बोला साहब ऐसा है कि अब इसका डिमांड तो है नहीं, हम इसको बहुत अगर वैल्यू देंगे इसकी तो 50,000 रुपए देंगे आज की डेट में। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैं आया और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको मेंशन कर दिया। लेकिन जो लैंड मैंने परचेज की थी 10 लाख रुपए की, आज अगर उसकी कीमत देखा जाए तो 10 लाख रुपए से इंक्रीज होकर 50 लाख रुपए। 2010 में जो लैंड मैंने 10 लाख रुपए में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। ठीक, अब मैं 2020 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे पास जो एसेट्स हो जाएगा वो 50,000 रुपए कार का हो जाएगा घटकर, और लैंड की कीमत बढ़कर हो जाएगी
50 लाख रुपए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब इस जब 50 लाख में 50,000 जोड़ेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 50,50,000 कंप्लीट। अब सेकेंड साइड में जो मेरा कैपिटल था वो अभी भी 15 लाख से है, जो कैपिटल यहाँ पर था वही कैपिटल सेम हमारा यहाँ पर आ जाता है, यानी 15 लाख रुपए का कैपिटल मेरा यहाँ पर। चूंकि यहाँ पर हमको 50,50,000 रुपए बनाना है, यहाँ पर हमको 50,50,000 रुपए बनाना है, तो हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक लेजर बनाना पड़ेगा और वह लेजर हम क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन, ठीक। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल रिजर्व। और वो जो 35,50,000 रुपए का डिफरेंस है वो हम यहाँ पर लाके लिख देंगे। जब इस 35,50,000 को इस अमाउंट में जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ अमाउंट गलत लिखा हुआ है, तो यह भी 50,50,000 रुपए आ जाएगा। समझा रहा ना? तो यहाँ भी हमारा जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो 50,50,000 रुपए हमारा आ जाएगा। हम इसको सही कर लेते हैं। इस साइड भी हमारा जो बैलेंस हो जाएगा वो 50,50,000 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से। लेकिन ऐसी एक्टिविटी हम तब करेंगे, ऐसी एक्टिविटी हम तब करेंगे जब हम बहुत ही क्लोज हों एसेट सेल करने, यानी बिल्कुल मेरा वैल्यूएशन हो जाए, मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं अपनी एसेट सेल करने वाला हूँ, लैंड सेल करने वाला हूँ। जब बिल्कुल ऐसा एज्यूम हो जाए, ऐसा कंफर्म हो जाए, बिल्कुल नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला हो, तब जाके ऐसी प्रैक्टिस हम करें। अच्छा, उसमें भी हमारे लाइसेंस कॉन्सेप्ट में, अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग क्या करता है, अब यहीं पे थोड़ी सी एक और बात समझ लीजिए। मॉडर्न अकाउंटिंग ये कहता है कि आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वास्तव में आप इस लैंड को सेल ना करें। मॉडर्न अकाउंटिंग एक बात और कहता है, मॉडर्न अकाउंटिंग ये भी कहता है कि मॉडर्न अकाउंटिंग एक बात और हमको समझाता है, और वह ये कहता है कि जिन एसेट्स की वैल्यू घट रही है, यानी ये 5 लाख रुपए से घट के 50,000 हो गया, उनको तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करिए, उन पर आप डिप्रिसिएशन लगाकर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करिए। लेकिन जिस एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, आप उनको अभी उसका इंक्रीमेंट करके ना लगाइए, वहां पर आप हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट फॉलो करिए और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में लगाइए। ये मॉडर्न अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं। मॉडर्न अकाउंटिंग की प्रैक्टिस क्या करे कि जिन एसेट्स की वैल्यू में डिप्रिसिएशन आ रहा है उसको तो डिप्रिसिएशन के रूप में लगाकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करिए। लेकिन जिन एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही, केवल लैंड ही ऐसा है जिस केस में बढ़ता है, उस केस में आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दिखाइए और फिर उसको रिकॉर्ड, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या समझाता है और रिलायसन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या समझाता है। अब आई होप कि आपको ये रिलेशन कॉन्सेप्ट का ये पिक्चर क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप उसको जो है पुटअप करिए, उसको रखिए। अब एक बार क्वेश्चन देख लिया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन बच्चों के सामने आए हैं। संदीपा कुमारी बोल रही हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आपको भी। और विकास कुमार का क्वेश्चन है एविडेंस का क्या मतलब है सर? एविडेंस का मतलब क्या है सर? एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको प्रूफ के रूप में लगाया जा सके। प्रूफ मतलब सबूत, एक तरीके समझ लीजिए, सबूत के रूप में लगाया जा सके, एविडेंस के रूप में लगाया जा सके। विकास सिंह का कहना है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट रिपीट कर दें, ठीक है।
मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक बार हम दोबारा पढ़ा दे रहे हैं। संदीपा कुमारी का कहना है, सर रेवेन्यू को कैसे पता चलता है? द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। हम जितने रुपए की सेल करते हैं, चाहे वो गुड सेल करें या सर्विसेज सेल करें, वही हमारी रेवेन्यू। हम जितने रुपए की गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, वही मेरा रेवेन्यू है। उपकारणी श्रीवास्तव का कहना यह है कि सर ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो रेवेन्यू का आंसर मैंने आपको दे दिया, द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। जितना अमाउंट का हम सेल करते हैं, चाहे सेल ऑफ गुड्स हो चाहे सेल ऑफ सर्विसेज हो, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। और एविडेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है और ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट को रिसीव करना है। सत्यम मिश्रा का क्वेश्चन, सर कुछ वर्क दीजिए कि हम घर प्रैक्टिकल कर सकें। हाँ बिल्कुल, अब जो है जैसे ही हम जो है शुरू करेंगे अपना जनरल एंट्री, उसके बाद वर्क ही वर्क होगा, इतना वर्क होगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे वर्क करते करते। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट एविडेंस कॉन्सेप्ट। चलिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जनवरी 2020 में मैंने 10 बुक्स परचेज की 100 रुपए के हिसाब से, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 1000 रुपए। उसमें से 5 बुक को मैंने 150 रुपए के हिसाब सेल कर दिया, मेरी रेवेन्यू कितनी हो गई? 150 रुपए। रेवेन्यू मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेवेन्यू, यानी जितने रुपए की हम सेल करें वही मेरा रेवेन्यू है। अब हम टोटल रेवेन्यू अगर निकालेंगे तो हमारा रेवेन्यू तो 750 रुपए, ये कन्फर्म। लेकिन उस रेवेन्यू को पाने के लिए मैंने खर्च कितना किया? ये 5 किताब को सेल किए हैं तो खर्च हम 5 ही किताब का जोड़ेंगे ना। हमने अभी केवल 5 किताब को सेल किया जनवरी के महीने में, हम केवल 5 ही किताब पे लगने वाले खर्च को जोड़ेंगे। इसलिए 5 किताब को मैंने खरीदा था 500 रुपए में, तो उस 5 किताब को मैंने सेल कितना किया? 750 रुपए में। और इस तरीके से जो मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देना है, क्योंकि प्रॉफिट की डेफिनेशन ही यही है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू का वह अमाउंट जो एक्सपेंस से ज्यादा हो वही प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट इसमें 750 में से 500 रुपए को घटा देंगे, रेवेन्यू हमारा 750, एक्सपेंस हमारा 500, 750 500 घटा देंगे 250। वेरी सिंपल, ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब उपकारने का क्वेश्चन ये था कि आप बताए हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। चलिए वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, देखिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट के अनुसार ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो, उस ट्रांजेक्शन के लिए कोई इनवाइसेज हो या कोई वाउचर्स हो, और वो वाउचर्स ऐसे हो जिन्हें हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी रिप्रेजेंट कर सकें। नहीं समझ में आया? दोबारा एक बार आपको समझा रहे हैं कि देखिए, हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिस ट्रांजेक्शन का कोई प्रूफ हमारे पास हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का एक नियम है, वो नियम ये बताता है कि कितने टर्नओवर से लेके कितने टर्नओवर तक की फर्म है, ठीक, तो उसको अपनी ऑडिटिंग करानी है या नहीं। ऑडिटिंग का मतलब होता है इंस्पेक्शन, निरीक्षण। ऑडिट के दौरान हम बाहर से कोई सीए को हायर करते हैं, वो सीए लोग हमारे बिजनेस को आते हैं और हमारे लेखा जोखा जो भी हमने अकाउंटेंसी की है उन सबको चेक करते हैं।
और उसमें जो है अगर किसी ट्रांजेक्शन को लेकर उन्हें डाउट है तो उस डाउट पर वो अपना मार्क लगाते हैं, उसका प्रूफ मांगते हैं हमसे। मान लीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी को पाने के लिए मैंने एक परचेज की एंट्री पास कर रखी है। आईटीसी क्या है, परचेज का आगे जीएसटी हम लोग समझेंगे, अभी सिर्फ उसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी लाभ के उद्देश्य से मैंने कोई भी एंट्री एक पास कर दी। अब उस एंट्री का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो जब ऑडिट होगा और अगर सपोज उसी ट्रांजेक्शन का एविडेंस मांग लिया गया तो फिर उस समय आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे, तो यह एक प्रकार की गलत अकाउंटेंसी होगी। अकाउंटेंसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक सही रिजल्ट को जनरेट करने के, और जब रिजल्ट ही गलत बनेगा तो फिर उस अकाउंटिंग का क्या मतलब। यही हमारा बताता है ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। तो आज अभी जो है 10 से 11 तो मेरी दूसरी क्लास रहेगी, मैं लगभग 12 बजे आप लोगों को इसका नोट्स एक शेयर करूंगा, उस नोट से आप लोग पढ़ेंगे तो काफी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम बस इतना ही रहने दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिया, मैचिंग देख लिया, रिलेशन देख लिया। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट आज आपको कल की डेट में पढ़ाए जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है वो सारा आपको नोट्स के रूप में एक पीडीएफ फाइल बनाकर आपको हम दे देंगे आज लगभग 12-1 बजे तक। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप से उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए, बाकी आगे पढ़ाया जाएगा। एक बार देख लेते हैं और कोई क्वेश्चंस आए तो नहीं इन लोगों के। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, संदीपा कुमारी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो एक अवधारणा, एक मानक, एक स्टैंडर्ड ही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।